नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब तक की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि देश भर में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। 1008 कमल पुष्पों से अर्चन किया गया। 5 क्विंटल पंचामृत से अभिषेक किया गया। नंद के घर आनंद भयो, जय घोष से गूंजा जन्मस्थान। देर रात घड़ी में जैसे ही 12 बजे मंदिर शंख ध्वनि से गूंज उठे, घंटे घड़ियाल बज उठे और साथ ही हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के जय घोष वहां पर गूंज उठे। मथुरा के जन्मभूमि मंदिर में भगवान का प्रकाट्य हुआ और उनकी एक झलक पाने को श्रद्धालु बेसब्र नजर आए। लोगों ने नंदलाल को पंचामृत से स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया और फिर उन्हें झूला झुलाया। इस दौरान जय कन्हैया लाल की ओर और जय गोविंदा के जय घोष लगते रहे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, देश भर में किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। जैसे दुल्हन की तरह सजाया गया है पूरा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। दिल्ली में अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर इस बात की जानकारी दी। रांची में बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, जिसको लेकर के सियासत काफी दिनों से काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। वो 30 अगस्त को रांची में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस बात की जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वो 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि जब पहले खबरें सामने आई थी तो ये कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब अगर बात की जाए तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये साफ कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तो एक तरफ तो जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के विशेष तैयारियां हो रही है। और चंपई सोरेन की अगर हम बात करें तो आदिवासी गुट के एक बड़े नेता हैं, एक अच्छा खासा वोट बैंक है उनका, और अब इसका फायदा कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 2 और 7 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भूइया की बेंच ने उनसे पूछा कि क्या मुख्यमंत्री का आवास निजी बंगला है। हमें इस बात की हैरानी है कि क्या इस तरह के गुंडे को सीएम आवास में काम करना चाहिए। कोर्ट ने विभव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से तीखे सवाल किए थे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 जुलाई को विभव को बेल देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस अनूप कुमार मेंदिरता ने कहा था कि आपको जमानत देने का कोई ग्राउंड नहीं बनता। विभव कुमार पर 13 मई को सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था, तब से ही वह जेल में बंद है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जम्मू कश्मीर में 3 चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि चुनाव के लिए कांग्रेस की भी पहली लिस्ट जारी हो गई है। 9 कैंडिडेट की लिस्ट यहां पर फाइनल हो गई है। पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होना है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। कांग्रेस ने पार्टी महासचिव गुलाम अहमद मीर को
डोरू से और प्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख विकार रसूलवानी को बनिहाल से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने ये सूची सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीट बंटवारे पर समझौता होने के बाद जारी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 51 और 32 सीट पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 18 सितंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को होगा और मतों की गिनती 4 अक्टूबर को की जाएगी। संजय राउत के दावे को कांग्रेस और एनसीपी एसपी दोनों ने खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा है कि मुंबई या राज्य की किसी अन्य सीट को लेकर कोई राय नहीं बनी है। कांग्रेस ने 16 सीटों की मांग की है, फिलहाल किसी सीट पर सहमति नहीं बन पाई है। एनसीपी एसपी के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि हम 8 सीटों पर नजर रख रहे हैं। हमारे पास एक विधायक था नवाब मलिक, लेकिन अब हमारे पास कोई विधायक नहीं है। वहीं जयंत पाटिल ने कहा है कि सीट बंटवारे की चर्चाओं के दौरान एमवीए में मतभेद उभरने की संभावना हो सकती है। इससे पहले 16 अगस्त को एमवीए की बैठक हुई थी। इसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद गुट के चीफ शरद पवार और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान शामिल हुए थे। उद्धव ने बैठक के बाद कहा था कि चुनाव से पहले सीएम फेज का ऐलान होना चाहिए। पवार साहब और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज जिसे भी सीएम बनाएंगे मैं उनका समर्थन करूंगा। पूरे देश में मानसून लगातार एक्टिव है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत कई और राज्यों में जोरदार बारिश का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि एक मानसूनी ट्रफ बंगाल की खाड़ी की ओर पहुंच रहा है। इस कारण बिहार, बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों में आने वाले कुछ दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। गुजरात में भारी बारिश को देखते हुए कई जिलों में प्राथमिक स्कूलों की आज छुट्टी कर दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे पूर्वी राजस्थान पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और जो कुछ समय बाद और अधिक दबाव वाले क्षेत्र में बदल जाएगा। मौसम विभाग ने कहा कि इसके कारण अगले 2 से 3 दिन में मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने का अनुमान है। दक्षिणी राजस्थान और गुजरात को प्रभावित करने और 29 अगस्त तक सौराष्ट्र, कच्छ मानसून तक पहुंचने के आसार हैं। और अब बात करेंगे हिंदू एकता की, जिसकी मुहिम सुदर्शन कई सालों से चला रहा है। सुदर्शन न्यूज हमेशा से एक आवाज को बुलंद करता रहा है और वो है हिंदू एकता। हिंदू एकता जरूरी है अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, राष्ट्र की रक्षा, अपनी बहन बेटियों की अस्मिता की रक्षा, मंदिरों की रक्षा और अपने बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है। इसमें कोई शंका नहीं है कि हिंदू जहां जहां घटा है वहां वहां कटा है और जहां जहां हिंदू घटा है वहां देश बटा है। हमारे धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी लगातार अपने कार्यक्रमों में, भाषणों में ये नारा देते रहे हैं, हिंदुओं एकजुट हो जाओ। और अब यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आगरा में साफ साफ कह दी है। दरअसल आगरा के एक भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाग लपेट किए बिना खुले मंच से ये कह दिया है कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का उदाहरण भी दिया और कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में जो हुआ है वो यहां नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि अगर समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं अगर वो सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं की जा रही हैं वो भारत में भी देखने को मिल सकती हैं। सीएम योगी ने बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विभाजनकारी शक्तियों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुदर्शन न्यूज की हिंदू एकता मुहिम पर तो मुहर लगा दी है। इसी पर देखिए हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के साथ जो हुआ उससे कोई भी अनजान नहीं है।
किस तरीके से वहां हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, लाठी डंडों से पीटा गया, जिंदा जला दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं भी हुई, मंदिरों को तोड़ दिया गया। इस बात की पुष्टि यूएन की रिपोर्ट में भी की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो निर्दयता की गई, उससे एक बात तो साफ है कि अब हिंदुओं के एक होने का वक्त आ गया है। इसी बात का जिक्र हमारे धर्म गुरुओं और संतों द्वारा किया गया और सुदर्शन न्यूज की तो यही आवाज होती है हमेशा से कि एकता में ही भलाई है। अब इसी एकता का आह्वान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी आवाज को बुलंद किया। योगी आदित्यनाथ ने सभी हिंदुओं को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्यक्रम करना है। सीएम ने कहा कि हमें वर्तमान की चुनौतियों को समझना पड़ेगा जो हम सबके सामने है। सनातन धर्म के सामने जो भारत की चुनौती है वो सनातन धर्म की चुनौती है। कोई इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। याद रखिए कि अगर समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं अगर वो सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो हिंदुओं पर यातनाएं की जा रही हैं वो भारत में भी देखने को मिल सकती है। सीएम ने बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सबको इसके लिए काम करना पड़ेगा। हमें भेदभाव को रोकना पड़ेगा, एक एक को जोड़ना होगा, विभाजनकारी शक्तियों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है। हमें पहले राष्ट्र को चुनना होगा। सीएम योगी ने कहा कि यहाँ के लोगों में राष्ट्रवीरों के प्रति जो सम्मान है वो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब हिंदुओं को इस तरीके से निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी कई बार हिंदुओं को निशाना बनाने की खबरें जगह जगह से आती रही, फिर चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान। और हम कश्मीर के पंडितों के साथ जो हुआ उसे कैसे भूला जा सकता है। और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि पहले भी मुगलों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार हुए। मुगल काल की बात करें तो उस समय हिंदू लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित किया जाता था, उसके बाद उनसे विवाह किया जाता, जो नहीं मानती उनके साथ दुष्कर्म किया जाता और हत्या कर दी जाती। हिंदुओं पर अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए जिससे उनकी दशा इतनी हीन हो गई कि उन्हें मुसलमानों के घर पर सेवा कार्य के लिए जाना पड़ा। मुसलमान शासक प्रत्येक हिंदू को अपना घोर शत्रु समझते थे और आज की कहानी भी कुछ ऐसी है कि जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक होता है वहां उसे मुसलमानों द्वारा टारगेट कर निशाना बनाया जाता है। और आज स्थिति ये है कि भारत के ही 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। दरअसल पंजाब, लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी के मुकाबले दूसरे धर्म के लोग ज्यादा हैं। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया। हिंदुओं की एकता पर जोर इसलिए भी दिया जा रहा है ताकि आगे की तस्वीर बांग्लादेश जैसी भयावह न बन जाए। क्योंकि आज की ही बात करें तो जन्माष्टमी के पर्व पर भी वहां कृष्ण मंदिर को निशाना बनाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन इस पर सिर्फ आवाज उठाने वाले भी हिंदू और भाजपा सरकार है। इनके अलावा इंडी गठबंधन का कोई भी नेता इस पर बोलने से कतराता है। विभाजनकारी उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है, तमाम वादों के आधार पर बांटना चाहती है।
उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति उनके लिए अभिष्ट हो गई। लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र की कीमत पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा, पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजनीति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना, 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था। और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। में आगे बढ़ेंगे। हेमा समिति की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ हो रहे गंभीर शोषण और उत्पीड़न का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस उद्योग में महिलाओं को यौन उत्पीड़न, भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। कई महिलाएं अपनी कहानी बताते हुए कहती हैं कि फिल्मों में काम पाने के लिए उन्हें शोषण सहना पड़ता है और आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई तक नहीं होती है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण तैयार किया जाए, यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए और शिकायत तंत्र को मजबूत किया जाए। ये रिपोर्ट मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई में एक निर्णायक दस्तावेज के रूप में उभर कर सामने आई है, जो महिलाओं को न्याय दिलाने का आह्वान करती है। रिपोर्ट के सामने आते ही AMMA महासचिव सिद्दीकी और केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष और फिल्म आइकन रंजीत ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस हेमा समिति की रिपोर्ट ने कई हकीकतों को उजागर किया है। विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट में। मलयालम फिल्म उद्योग, जो अपने बेहतरीन सिनेमा के लिए जाना जाता है, आजकल एक गंभीर विवाद और आलोचना का सामना कर रहा है। हेमा समिति की रिपोर्ट ने इस उद्योग की चकाचौंध के पीछे छिपे अंधेरे को उजागर कर दिया है। हेमा समिति की रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव, यौन उत्पीड़न और शोषण के मामले गंभीर और व्यापक हैं। इस रिपोर्ट में महिलाओं की स्थिति पर गहन अध्ययन और साक्षात्कार के माध्यम से ये निष्कर्ष निकाला गया है कि यहाँ महिलाओं को उनके काम के बदले में न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार कई महिलाओं ने खुलासा किया है कि उन्हें फिल्मों में रोल या अन्य अवसर प्राप्त करने के लिए शोषण का शिकार होना पड़ा है। इस रिपोर्ट में ये भी उजागर हुआ है कि महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार करने वालों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे उनका मनोबल टूटता है और उन्हें चुप रहने पर मजबूर किया जाता है।
मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं का शोषण एक ऐसा सच है जिसे अब तक छुपाया जाता रहा है। फिल्म सेट पर कास्टिंग के दौरान और यहाँ तक कि प्रमोशन के समय भी महिलाओं को शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता है। इस उद्योग में महिलाओं को उनकी योग्यता से ज्यादा उनकी सहमति या असहमति को देखा जाता है। ये विस्फोटक रिपोर्ट सामने आते ही AMMA महासचिव सिद्दीकी और केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष फिल्म आइकन रंजीत ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। अभिनेत्री मीनू मुनिर का कहना है कि 2008 से 2013 के दौरान उन्हें मुकेश, लोकप्रिय अभिनेता मनियम पिल्लई राजू, जयसूर्या और AMMA अडावेला बाबू और पूर्व महासचिव के साथ बुरे अनुभवों का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद उन्होंने फिल्म उद्योग छोड़ दिया। I am Meenu Munir and I have settled here. Before I was in Chennai. Before that I was working in Dubai in legal consultancy. When I got an opportunity in Balachandra Menon's movie De Ingotu Noki, I came to act in that movie as a chief secretary. And location and the shooting was in a secretariat in Trivandrum. So when I went to toilet, everybody were sitting down in the ground. That time I went to the toilet, and when I came out from the toilet, someone suddenly, unexpectedly hugged me from the behind. When I turned, it was Jayasuriya, and even he kissed me forcefully, and I just pushed him and I ran down. And I was really comforted with Jagdish Kumar. He was very genuine and decent with me, and I was very comforted. I thought of sharing my this experience with him. I thought, and I just pulled the chair and I sat with him, Jagdish Kumar Charan. That time Jayasuriya also came behind me and he asked me, Meenu, I'll ask you one thing. Just answer yes or no. I just looked at him. Then ऐसे में जस्टिस हेमा के इस विस्फोटक रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म उद्योग की हकीकत को उजागर किया है। ऐसे में ये लड़ाई सिर्फ मलयालम फिल्म उद्योग की नहीं, बल्कि हर उस क्षेत्र की है जहां महिलाओं का शोषण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।